तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ईडीमा। ये हीमोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में रिपीट होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईडीमा, पहले तो आप लोग जानते हैं ईडीमा क्या होता है, ठीक है ना। बहुत लोग जानते होंगे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का कि सूजन, ठीक है ना, सूजन होता है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, ठीक है ना। कहीं भी आपका एक्यूमुलेशन, उसकी को क्या कह देंगे, ईडीमा। ये जनरली आपने इन्फ्लेमेशन के दौरान पढ़ ही लिया होगा कि ईडीमा हो जाता है इन्फ्लेमेशन के दौरान, ठीक है ना। ईडीमा ये सब हो जाता है ना। तो अपन बात करते हैं आज उसके थोड़ा सा पैथोजेनेसिस और जानते हैं ईडीमा होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो ईडीमा होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इडीमा इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा एक्सेस फ्लूइड का, ठीक है ना। किसी भी जगह उसका जमाव हो जाएगा एक्सेस फ्लूइड का इन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। अब इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट क्या कहते हैं, इसको टिश्यू स्पेस भी कहते हैं, जो टिश्यू सेल्स को सराउंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू सेल्स है ना, मान लीजिए कोई टिश्यू सेल्स है जो इसके बीच में स्पेस है, तो ये अपना इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक। तो हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया है कि इडीमा इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस, ठीक, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस और कंपार्टमेंट, ठीक है ना। अब तीसरी चीज बात करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट माइक्रो इन्वायरमेंट। ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ये क्या करेगा, एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे जिसके थ्रू यहाँ के जो सेल्स के अंदर आयंस तो होते हैं ना, तो उसके जो ये माइक्रो इन्वायरमेंट है इसमें फ्री एक्सचेंज होने लगेंगे आयंस के, ठीक है ना। अगर इसको फ्री एक्सचेंज करवाएंगे तभी ना यार कि ईडीमा हो सकता है ना। अगर फ्री एक्सचेंज नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो यही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोवाइड्स ए इमीडिएट माइक्रो इन्वायरमेंट that allows free movement of ions, proteins and nutrients across the cell barrier। अब जब प्रोटीन्स का ही एक्सचेंज होगा तभी ना ये एज एन माइक्रो इन्वायरमेंट काम करेगा, इमीडिएट माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चेंज के लिए ये, क्योंकि अगर ये इसको इमीडिएट की तरह काम करना है, देर बाद थोड़ी ना आएगा। देर बाद अगर देर बाद आएगा तो ये फ्री मूवमेंट थोड़ी ना हो पाएगा प्रोटीन्स का, तो उसको पर्टिकुलर जगह जाना पड़ेगा। लेकिन ये इमीडिएट माइक्रो इन्वायरमेंट देता है ताकि फ्री मूवमेंट हो जाए प्रोटीन्स और आयंस का, ठीक है ना। अब देखते हैं, इडीमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिमिनिश्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसको एक चीज याद रखना, यहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी CHP हो जाता है और डिक्रीज COP हो जाता है, ठीक है ना, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको मैं आगे नेक्स्ट समझाऊंगा, इसको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं बताऊंगा इसको। इडीमा ऑकर्स व्हेन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इज लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इडीमा कब होता है, जब आपका प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। और नॉर्मल कितना होता है हमारा, नॉर्मल जो होता है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है ना। अगर 6 to 8 ग्राम तो नॉर्मल है, अगर 5 से कम हो गया तो इडीमा हो जाएगा। और उसके अलावा टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा भी हम लोग एक पैरामीटर और लेते हैं एल्ब्यूमिन का, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन आप लोग जानते हो कि हमारे जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी का, बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन। तो इसका अगर ये क्यों है अकेला, ये 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है अकेला ये, ठीक है ना। और अगर इसका कंसंट्रेशन 2.5 ग्राम से कम गिर गया तब भी इडीमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन आप लोग पढ़ चुके हो अपने फिजियोलॉजी में, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यही मेंटेन करता है, ठीक। अब बात करते हैं नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज, ठीक है ना। आपको CHP और COP का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था ना, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ये सब मैं बताता हूँ। अब ये देखो एक डायग्राम, अब इस डायग्राम से ही सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी, तुमको थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे मान लो कैपिलरी है, ठीक है ना। अब कैपिलरी के अंदर का जो फ्लूइड होता है तो वो एक तरह का प्रेशर लगाता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये आउटवर्ड डायरेक्टेड मतलब प्रेशर है। जो फ्लूइड जो होगा चलते टाइम कोई प्रेशर जनरेट करेगा तो उसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह देंगे और वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब इसी तरह इंटरस्टिशियम भी जो तो होगा, इंटरस्टिशियम में भी जो फ्लूइड होगा वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। वो जैसे ये मान लो ये कैपिलरी है, मैं ये अंदर वाला कंपार्टमेंट है, ये कैपिलरी है मान लो, ठीक है ना। जैसे ये दोनों पेन क्या है हमारी, ये दोनों पेन क्या है, कैपिलरी है। अब कैपिलरी के अंदर एक प्रेशर लगा है फ्लूइड के कारण, तो कैपिलरी के बाहर भी एक प्रेशर लगेगा,
ठीक है ना। कैपिलरी इस तरफ से भी एक प्रेशर लगेगा, इस तरफ से भी एक प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं इस तरह के प्रेशर जो फ्लूइड के द्वारा लगता है उसको क्या कहते हैं अपन, उसी कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब एक होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे लगता है, जो वॉल्स ऑफ कैपिलरी हैं, वॉल्स ऑफ कैपिलरी वहां से जब फ्लूइड टकराएगा तो एक तरह का प्रेशर होगा, वो इनवर्ड डायरेक्टिंग प्रेशर होगा, उसी को क्या कह देंगे, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह देंगे अपन, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो इनवर्ड डायरेक्टिंग प्रेशर होता है। और इसी तरह इंटरस्टिशियम भी एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि इंटरस्टिशियम तो जानते बहुत बड़ा हो सकता है, कैपिलरी छोटा होता है, तो कैपिलरी का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिग्निफिकेंट होगा इन कंपैरिजन टू इंटरस्टिशियम के, ठीक है ना। तो अब इसी की थ्योरी हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज में देखो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरी ट्राइज टू फोर्स द फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरी टू इंटरस्टिशियल स्पेस, आउटवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन इंटरस्टिशियल टिश्यूज ट्राइज टू फोर्स द फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू कैपिलरी, इनवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स, ये भी मैं बता चुका हूं। फ्लूइड के कारण जो प्रेशर लगता है इनवर्ड हो जाएगा ये। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज ट्राइज टू कीप द फ्लूइड इन द कैपिलरी, इनवर्ड डायरेक्टिंग ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। अब कैपिलरीज के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अपने अंदर ही फ्लूइड को रखना चाहेगा, तो इसी को इनवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स कह देंगे। और इसी तरह से इंटरस्टिशियल का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन इंटरस्टिशियल ट्राइज टू कीप द फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी को क्या कह देंगे, आउटवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स का चक्कर क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक वीनस एंड है, ये आर्टेरियल एंड है, और ये मान लो कैपिलरी है, ठीक है ना। अब कैपिलरी के कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो बाहर मतलब कि ये यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा, इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कितना होगा, 25 mmHg। अब वीनस एंड से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, वीनस एंड में देखो वीन में क्या होता है, ब्लड लेस प्रेशर से मूव करता है, तो इसके कारण से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगना चाहिए वो भी कम होना चाहिए, तो कितना लगेगा, 12 mmHg लगेगा। अब इसी तरह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आर्टेरियल एंड की बात करूं, ये एक देखो, ये एक मतलब कि मनगढ़ंत वैल्यू है, ठीक है ना, मनगढ़ंत वैल्यू है, ऐसा मतलब कि ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, मनगढ़ंत वैल्यू है, ठीक है ना। अब ठीक, तो ये आर्टेरियल एंड में कितना लगेगा, आर्टेरियल एंड में हमेशा आर्टरी में ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड बहुत प्रेशर से मूव करता है, तो वहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, तो वो अराउंड 32 मैं मान लेता हूँ, 32 mmHg हो गया, ठीक है ना। अब देखो इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स, अब इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स भैया क्या है, ठीक है ना, ऑन द वीनस एंड की मैं बात करता हूँ कि कैपिलरी, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो है अंदर लग रहा है, तो 25 हो गया, ये 25 है। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लग रहा था बाहर की तरफ, ये 13 हो गया, ठीक है ना। तो ये ज्यादा हो गया ना इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स, इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स तो अपना ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, और ठीक है ना, 13 mmHg, क्योंकि 25 - 12 इनवर्ड वाला फोर्स है ना, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में ज्यादा है। अब इसी तरह आउटवर्ड डायरेक्टिंग ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं कि 32 बार भेज रहा है, 32 का प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ पे केवल 25 है, तो ये कितना बना रहा है, 7 mmHg। अब तुम ध्यान से देखो, इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स तो ज्यादा है हमेशा, इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स तो अपनी ज्यादा है हमेशा, तो क्या होता है कि कैपिलरी से वो जो ब्लड होता है वो बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि हमेशा हमारी इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स उसको बाहर नहीं जाने देती। समझ में आती है बात, ठीक है ना, मैंने आपको डायग्राम से प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब इसके देखते हैं मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, कि मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इन ह्यूमन इज एल्ब्यूमिन, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा कम होता है, ठीक है ना। अगर एल्ब्यूमिन का आपने अपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जब प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े होंगे, क्योंकि एल्ब्यूमिन का जो है मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसीलिए, और ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, और इसमें इसका जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, वो हाई ब्लड कंसंट्रेशन, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितने मात्रा में पाया जाता है बताया था मैंने आपको, ये देखो कितना बताया था, 3.5 to 5 ग्राम डेसीलीटर, 3.5 to 5 ग्राम डेसीलीटर, और कितने से कम होना चाहिए, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, उससे क्या होगा, इडीमा होगा। कितना नॉर्मल है, 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। अब ये देखो कि मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिवेंशन ऑफ लीकेज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन फंक्शन क्या है, अगर हमें कभी भी ब्लड को तो लीक तो होने नहीं देना है, उसको कैपिलरी में रखना है, बाहर तो हम नहीं चाहते कि भाई बाहर वो चीज़ बहे,
ठीक है ना। टिश्यू को टच थोड़ी ना करवाना है हमको, लीकेज थोड़ी ना करवाना है, लीकेज हो गया तो हेमरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करवाना है। इसीलिए जो हमारा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मेन मतलब कि काम है कि जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो कैपिलरीज में ही चलाता है, वो उसको बाहर लीकेज उसका प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इडीमा के पैथोजेनेसिस के बारे में, जो इसका मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पैथोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो बाय।